नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भागलपुर धमाका मामले में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। विस्फोट स्थल से बारूद बरामद होने की खबर सामने आ रही है, जिसमें 10 लोगों की अभी मौत हुई है और इसके अलावा जो संख्या है मृतकों की वो बढ़ती जा रही है। तो भागलपुर धमाके पर बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक विस्फोट स्थल पर बारूद मिलने की खबर है। विस्फोट में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है और 16 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट में 4 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, जिसमें जानकारी है कि 3 मकान के अंदर पटाखा बनाने का काम चल रहा था, जहां पर अचानक से ये विस्फोट हुआ है। और भागलपुर विस्फोट मामले में लगातार मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले 10 लोगों की मौत हुई थी और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और जो घायल हैं उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और उनकी जानकारी लेने के लिए मौके पर अस्पताल में मौजूद हैं पुलिस अधीक्षक बाबूराम, और वहां पर पहुंचकर उन्होंने परिजनों से उनका हालचाल जाना, जानकारी हासिल की। वहीं घटना को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बम विस्फोट की जगह पर 3 घरों में पटाखा बनाने का काम हो रहा था। पिछली घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा है कि सारी घटनाओं को साथ में मिलाकर इस पर काम किया जाएगा, जांच की जाएगी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने 8 मौतों की पुष्टि की है, जबकि अस्पताल में जो शव हैं उसकी संख्या 12 है और 2 शव को घटनास्थल से अभी निकाला गया है। मौत की पुष्टि हो चुकी है। 11 लोग घायल हैं, कुछ लोगों को मामूली घायल हैं, कुछ लोगों का इलाज वहाँ हॉस्पिटल में चल रहा है और यहाँ मलबा हटाने की कार्रवाई अभी की जा रही है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है और भी कोई अंदर में डेड बॉडी हो सकती है। भारी संख्या में जो है बारूद मिला है सर, यहाँ अभी तक की जो सूचना मिली है, यहाँ पर 3 परिवार भारी मात्रा में 3 परिवार पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। उसी में से एक घर में लगता है कल रात में पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट हुआ है, जिसके चलते आसपास की सभी बिल्डिंगें गिर गई हैं और मलबे में दबने के कारण यहाँ घायल और मृतकों की संख्या बढ़ी है। सर किसके घर में ब्लास्ट हुआ है सर? ये बताया जा रहा है कि पीछे में लीलावती देवी मौसमात हैं, उनका परिवार रहता था, जो पटाखा बनाने के काम में लगी हुई थी और उस घर से कुछ पटाखा बनाने के अवशेष मिले भी हैं और आजू बाजू में 2 परिवार और रह रहे थे, वो भी पटाखा बनाने के काम में लगे हुए थे। तो लेकिन एक घर में विस्फोट हुआ, जिसके चलते तीनों घर ढह गए। उसके चलते मलबे में दबने से लोगों की मृत्यु हुई और घायल हुए। सर जिस तरह से धमाका जोरदार है, इसे में पटाखा के बारूद पर सर कहीं ना कहीं शक हो रहा है। ये FSL की टीम आई हुई है और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भी आई हुई है। तो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो अब जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे, तो उसके बाद से। और आइए अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले में सिलसिलेवार तरीके से कब क्या क्या हुआ है, किस तरीके से यह हादसा सामने आया और अभी तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है। तो जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक इस पूरे मामले में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 16 से अधिक लोग इस मामले में भी घायल हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। और सबसे पहले ततारपुर के काजबली चक में ये सबसे पहले भीषण धमाका हुआ था। धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई है और अभी फिलहाल 14 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। पटाखा कारोबारी के घर के अंदर ये भीषण विस्फोट हुआ। धमाके के कारण आसपास के कई मकान जो हैं वो ध्वस्त हो गए और कई थानों की पुलिस अभी मौके पर पहुंची हुई है, जांच चल रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य भी चल रहा है। आराम से जाइएगा भाई, आराम से उठाइए भाई। और भागलपुर धमाके में घायल राहुल की मौत अस्पताल में हो गई है। देखिए संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट।
बम विस्फोट मामले में जो है मौतों का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी जो है इलाज के क्रम में राहुल नामक युवक की मौत हो चुकी है और कुल संख्या जो है अस्पताल में 8 शव यहाँ पर आ चुके हैं और 2 शव जो है अभी घटनास्थल पर ही हैं, जिनको यहाँ पर लाया जाना है। वहीं जो पुलिस है वो अपना काम यहाँ पर कर रही है कि जल्द से जल्द सबों का पोस्टमार्टम कराया जाए। वहीं परिजनों का जो है रो रो कर बुरा हाल है। अब देख सकते हैं कि परिजन यहाँ पर विलाप कर रहे हैं। वहीं जो है लगातार संख्या बढ़ोतरी होती जा रही है। अभी तक जो है कुल 10 लोगों की मौत जो है बम विस्फोट में हो चुकी है। अब देखने वाली बात है कि मलबा निकलने के बाद और उसमें अगर कोई निकलते हैं तो उनका क्या हाल है, ये देखना बाकी है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और समस्तीपुर के जिला पदाधिकारी आपूर्ति पदाधिकारी के 2 ठिकानों पर अभी छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि ईओयू की टीम लगातार भ्रष्ट अधिकारियों को अपनी रडार पर रखे हुए है और एक एक करके उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और अभी जो समस्तीपुर के सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी हैं उनके ठिकानों पर विजिलेंस का छापा पड़ा है। और अभी बेगूसराय और समस्तीपुर 2 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कार्रवाई में अब तक 2 करोड़ 17 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान घर में मौजूद परिजनों ने टीम के साथ दुर्व्यवहार की कोशिश की। टीम ने कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं, जिसकी जांच अभी चल रही है। और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार ईओयू की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है। अभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। देखिए संवाददाता मुकेश की एक खास रिपोर्ट। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और आज फिर निगरानी की विशेष टीम के द्वारा समस्तीपुर में जो सहायक आपूर्ति पदाधिकारी हैं जिला के, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और यहाँ निगरानी की विशेष टीम उनके कार्यालय में छापेमारी कर रही है। जांच की प्रक्रिया अभी चल रही है और यहाँ पर जो मेन कार्यालय है वो इस बिल्डिंग में अवस्थित है और उसके जो अन्य जुड़े कार्यालय हैं वो यहाँ पे हैं, जहाँ पे निगरानी की टीम पुलिस बल के साथ यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पुलिस बल हैं जो यहाँ पर सुरक्षा के लेकर के तैनात हैं और कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और ये दफ्तर है जहाँ पे टीम के द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। निगरानी की विशेष टीम यहाँ पर हैं जो लगातार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई के बाद क्या कुछ स्थिति सामने आती है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी समस्तीपुर के एसडीओ कार्यालय परिसर स्थित उनके कार्यालय में छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, फिलहाल क्या अपडेट, क्या अभी भी छापेमारी चल रही है? और जरा ये भी बताइए कि 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति का अब तक खुलासा हो चुका है, क्या और भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ और भी संपत्ति या फिर जो कागजात हैं या दस्तावेज हैं वो बरामद हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो नवीन कुमार है सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी हैं, समस्तीपुर में ये तैनात है और इनके खिलाफ सरकारी पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार के बल पर कुछ संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था। और प्राइमा फेसी जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की थी स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने, तो इनके खिलाफ 2 करोड़ 17 लाख से अधिक आय की संपत्ति का ये मामला बनता था। और इसी मामले को लेकर इनके अगेंस्ट में स्पेशल विजिलेंस यूनिट, जिसका एक स्पेशल अपना थाना है, उसी थाने में FIR लॉन्च करवाया गया था और न्यायालय से सर्च वारंट मिला। उसके बाद आज ये एक साथ 2 जगहों पे छापेमारी हो रही है। समस्तीपुर स्थित उनके कार्यालय में जो सब डिवीजन ऑफिस में उनका ऑफिस है, वहां पर छापेमारी चल रही है। जबकि दूसरी तरफ बेगूसराय में जो आलीशान और भव्य मकान है इनका, उस पर भी छापेमारी चल रही है। DSP लेवल के ऑफिसर जो है वो जो छापेमारी चल रही है उसको लीड कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इनकी परेशानी बढ़ेगी। केवल 2 करोड़ 17 लाख प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई थी, लेकिन कई अहम सबूत अब मिले छापेमारी है। अभी चंद घंटे ही हुए छापेमारी के, तो निश्चित तौर पर यह मामला और भी ऊपर जाएगा, ऐसी जानकारी स्पेशल विजिलेंस यूनिट के अधिकारियों ने दी है। इनके खिलाफ
बेगूसराय में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यानी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाए जाने के भी अहम सबूत मिले हैं, तो निश्चित तौर पर यह मामला बढ़ेगा और नवीन कुमार जो सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी समस्तीपुर के पद पर तैनात है, उनकी मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी, इस बात से इंकार नहीं किया सकता। जी बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए संजय, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर गया से है जहां नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर आईडी ब्लास्ट किया है और जिसके बाद नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। हालांकि नक्सलियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले, लेकिन अभी भी सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च अभियान जारी है। खबर के मुताबिक सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों के खिलाफ तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। तभी उसके बाद जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, लेकिन नक्सली मौके से भागने में सफल रहे। घटना के बाद से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान को अब और भी ज्यादा तेज कर दिया है। और अब बात करेंगे यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र की। तो युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। भारत सरकार की कोशिश है कि वहां फंसे हर छात्र को, हर भारतीय को वापस सुरक्षित स्वदेश लौटाया जाए और एक एक करके ऑपरेशन गंगा के तहत उन लोगों को वापस स्वदेश लौटाया भी जा रहा है, जिसकी तारीफ जो है भारतीय छात्र भी कर रहे हैं। भारतीय छात्र भारत सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना कर रहे हैं। अपने देश लौटने के दौरान इन छात्रों को भारत सरकार द्वारा जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है उसका उन्हें काफी ज्यादा मदद मिला है और वीडियो बनाकर छात्र अपने परिजनों को भेज रहे हैं। मधुबनी के हरलाखी के रहने वाले छात्र के परिजनों ने न्यूज़ 18 से वीडियो शेयर किया, जिसमें छात्रों ने पीएम मोदी और भारत सरकार का आभार जताया है। तो ये जितने भी गद्दे टेंट देखा ही होगा तुमने, फेसबुक पे डली है, सब इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है, एयरफोर्स। ठीक है, तो सैल्यूट उनको है सबसे पहले, थैंक यू मोदी जी बोल लो, सारे जितने भी 4 मिनिस्टर आए हैं उनको बोल लो। और आज की डेट में डनीप्रो के सारे स्टूडेंट सेफली डनीप्रो छोड़ चुके हैं, पहली बात तो ये। और जो खारकिन में बचे हुए हैं उनको भी टाइम दे दिया गया है 9:30 बजे तक का छोड़ने का। तो यूक्रेन से छात्रों के वापस आने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में पटना के ऋषभ मिश्रा भी अपने घर वापस लौट आए हैं। उनको अपने घर पर देखकर उनके परिजन काफी ज्यादा खुश हुए और मां ने उनकी आरती उतारकर उनका स्वागत किया। पिता के चेहरे पर भी खुशी साफ तौर पर देखी जा रही थी, क्योंकि बेटे के वापस आने पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। पटना का ऋषभ मिश्रा स्वकुशल यूक्रेन से लौट आया है। लौटते ही परिजनों की खुशी देखते ही बन रही है। देखिए किस तरह से घर पहुंचने के बाद जो पेरेंट्स हैं आरती दिखा रहे हैं और एक तरह से चेहरे पर जो उत्साह है साफ तौर से देखते बन रहा है। लेकिन जो ऋषभ है अब भी उसके अंदर दहशत कायम है, क्योंकि आंखों से उसने खौफनाक मंजर को देखा है। ऋषभ से ही हम सबसे पहले बात करते हैं, किस तरह की हालात थी, आपने क्या देखा? वहाँ पर जो हालात फिलहाल बने हुए थे वो बहुत नाजुक थे और बेहतर यही था कि जितने जल्दी हो सके वहाँ से जितने लोग हैं इंडियन स्टूडेंट्स खास करके उनको निकल जाना चाहिए था। और फिलहाल हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन एनी हाउ हम लोग यहाँ पहुँच गए 7-8 दिन के बहुत स्ट्रगल के बाद। और फिलहाल हम चाहते हैं कि यूक्रेन में शांति बने और वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए। और यही आप सबसे प्रार्थना है कि आप प्रे करिए यूक्रेन के लिए। पहुंच गया है तब लाइफ लग रहा है कि नहीं नॉर्मल है। अंदर से दहशत और डर होगा, बहुत डर था, खास करके क्योंकि जो चीज हम कर नहीं पा रहे हैं थैंक्स टू, ठीक है गवर्नमेंट से भी थोड़ा सा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुआ, लोग थोड़ा सा रेलुक्टेंट रहे शुरू में, लेकिन आफ्टर ऑल विश्वास तो एक ही पर था कि या तो भगवान बचाएंगे
और दूसरे रूप में हम उसको कह सकते हैं तो मोदी जी बचाएंगे, सेकंड गॉड ऑफ इंडिया। मतलब मोदी जी में विश्वास था कि सेकंड गॉड बन के। हाँ, विश्वास उन्होंने करके भी दिखाया। ठीक है, उनके ऑफिशिएट्स, कुछ उनके एम्बेसडर्स वो अच्छा ढंग से इसको टैकल नहीं कर पाए, जिसके कारण से बहुत कष्ट हुआ इन लोगों को। जो परिजन है देखिए किस तरह से पूरी बात कह रहे हैं, लेकिन इन्हें विश्वास था एक तो भगवान पर और दूसरा भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर। जाहिर है जब घर का लाल सकुशल लौट आया है तो निश्चित रूप से ये थैंकफुल बता रहे हैं और जिस तरह से एक उम्मीद जता रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई अब आगे बाधित नहीं हो, इसको लेकर भी भारत सरकार कुछ उपाय करे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। जहानाबाद के भी यूक्रेन में 6 छात्र फंसे हुए थे, जिनमें से 2 छात्र जो हैं वापस लौट आए हैं। उन्हीं में से एक अंशुमन जब अपने घर पहुंचा तो जो परिजन हैं उनके चेहरों पर खुशी थी और सभी ने उनका स्वागत किया। अंशुमन से खास बातचीत की हमारे सहयोगी राजीव विमल ने। 24 फरवरी को रसिया ने यूक्रेन के कीव एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही वहां मौजूद कई विदेशी, जिसमें भारतीय भी थे, खास करके छात्रों की परेशानी बढ़ गई। कई छात्र विषम परिस्थितियों में यूक्रेन से दूसरे देशों के बॉर्डर तक, रोमानिया और दूसरे पास के पड़ोसी देशों तक पहुंचे। वहां से किसी तरह से भारतीय विमान पकड़कर और फिर भारत पहुंचे हैं। उन्हीं बच्चों में से, उन्हीं छात्रों में से एक जहानाबाद का अंशुमान भी था। अंशुमान अब लौट आया है, अपने परिवार के साथ है, मौजूद है। हम बात करते हैं अंशुमान से। अंशुमान, स्वागत है आपका फिर से अपने घर जहानाबाद में। कैसा रहा यूक्रेन से भारत तक का सफर? विषम परिस्थितियों में आप लौटे हैं। मुश्किल था लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट था। हमारा 60 लोगों का ग्रुप था। हम लोग घर पे भी यही बोल रहे थे कि हम लोग बिल्कुल सही सलामत पहुंचेंगे और हम लोग 60 लोग का ग्रुप हॉस्टल से चला है और दिल्ली तक हम लोग साथ में आए हैं। तो हम लोग एक दूसरे को मोरल बूस्ट कर रहे थे, मेंटली कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे हम लोग कि नहीं, हम लोग का होता है उस सिचुएशन में कि लोग टूट जाते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव थे। कैसा लग रहा है बेटा, अब लौट आया है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा और लौटने के बाद सुकून जो मिलता है वो सुकून मिला है हमें भी। हमारे साथ अंशुमान के दादा भी हैं। उस दिन इनके आंखों में आंसू हमने देखा था, दादी की आंखों में आंसू देखा था। कैसा लग रहा है, पोता लौट आया है? बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर यहाँ परिवार के बीच खुशियों का माहौल है। जाहिर है बच्चा जब परदेश में हो, वो भी दूसरे देश में हो, स्थितियाँ सामान्य नहीं हो, तो चेहरे पर चिंता की लकीरें तो होती ही है। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब उन्हें जमानत को लेकर और इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका में कुछ खामियां पाई हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट की ओर से कई सारे जरूरी दस्तावेज और मांगे गए हैं। लालू के अधिवक्ता ने खामियों को दूर करने की बात कही है। अब अगली सुनवाई जो है 11 मार्च को होगी, जिसमें फिर जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। जमानत के लिए लालू प्रसाद यादव को अब और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तरफ से जो जमानत याचिका दायर की गई थी उसमें झारखंड हाईकोर्ट ने कुछ खामियां पाई हैं और उन खामियों को दूर करने के लिए कहा गया है। 11 मार्च अगली तारीख, जिस दिन इस पर सुनवाई होगी। और भागलपुर धमाके मामले पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने इस धमाके पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार से इस मामले को लेकर बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भागलपुर में जो धमाका हुआ है उसमें 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। उसको लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। आपको बता दें कि बीती रात करीब 11:30 बजे भागलपुर में धमाका हुआ था, जिसमें अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 लोग इसमें घायल हैं, जिनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है
और फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, जांच जारी है। और अब बात करेंगे पीएमसीएच की। तो पीएमसीएच में व्यवस्थाओं को अब दुरुस्त किया जा रहा है। पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड को अपग्रेड किया जा रहा है, अत्याधुनिक चीजों से लैस करने की कोशिश की जा रही है ताकि वहां पर पहुंचने वाले जो मरीज हैं उन्हें हर संभव मदद मिल सके, जिसको लेकर अभी जो जानकारी है सुविधाओं से लैस हो चुका है पीएमसीएच और बेड की क्षमता को बढ़ाया गया है। रेनोवेशन का काम पूरा होते ही फिर से 73 बेड के मेडिकल इमरजेंसी वार्ड का शुभारंभ किया गया है। अब यहां सर्जिकल और मेडिकल इमरजेंसी की क्षमता बढ़कर 110 बेड हो गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रजनीश कुमार। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के इमरजेंसी की तस्वीर बदलने लगी है। पहले जहां सर्जिकल वार्ड तैयार कराया गया, वहीं अभी मेडिकल इमरजेंसी जो है उसका शुभारंभ किया गया। अधीक्षक डॉक्टर आयुष ठाकुर खुद अभी उद्घाटन किए हैं। अब क्षमता बढ़कर 110 बेड की हो गई है। सर, कितनी राहत मिली अब मरीज को बहुत राहत मिली है और माननीय मंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, खास करके हमारे मंत्री जी के द्वारा उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनका कहना था कि जब वो पहले आए थे तो ये बहुत गंदा था, बहुत खराब लगता था उनको, और उसके चलते उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के इसको बनवाया। तो आज जो है सो 110 बेड का टोटल इमरजेंसी मेरा तैयार है, जो मॉडर्न है, इसमें हर फैसिलिटी अवेलेबल है। और अभी जो हम कर रहे हैं, शुभारंभ हमने किया, उसमें 57 बेड का मेडिकल इमरजेंसी है और 18 बेड ट्राइज है। क्या सब खासियत है, दिखाएं आप। इसमें जो है सो आप देख रहे हैं कि एकदम जो कॉर्पोरेट लुक का है और बेड जो है सो एकदम नया है, पर्दा लगा हुआ है। इसके बाद हर बेड पर जो ऑक्सीजन, सक्शन, सब चीज यहाँ पर अवेलेबल है। दवा वगैरह भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉर्पोरेशन से मांग करके सब कुछ यहाँ दिला। जो मरीज खासकर फर्श पर जो इलाज करवाते थे, जिनको परेशानी होती थी, अब लग रहा है परेशानी दूर हो जाएगी। फर्श उनको नहीं मिलेगा, बेड ही देंगे। पहले तो सबसे पहला चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर का था। जो रूम्स थे या जो वार्ड थे वो टूटे फूटे थे, अच्छे नहीं थे देखने में। मरीज को आते साथ ही लगता था कहाँ आ गए। अब तो मरीज आते साथ ही खुश रहता है। हमको लगता है 25% बीमारी उसकी देख के ही ठीक हो जाती है। ये अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। बिहार की जनता और खास करके हमारे चिकित्सक बंधुओं के लिए इस परिवेश में कार्य करना एक सौभाग्य की बात है। बिल्कुल सौभाग्य की बात बता रहे हैं जो एचओडी हैं खुद भी। तो निश्चित रूप से जो तस्वीरें हैं बदलने लगी है। एक तरफ जहां वर्ल्ड क्लास का काम चल रहा है, लग रहा है कि प्राइवेट से बेहतर लग रहा है। हाँ, इससे प्राइवेट में सुविधा नहीं मिलेगी। अब जो है, जो फर्श पर इलाज होता था या फिर डॉक्टरों की कमी थी, संसाधन का अभाव था, शायद अब वो दिन मरीजों को नहीं देखना पड़े। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज